देखो, आज मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, एक ही चैप्टर कवर करके भेजूंगा। कल से दो कल से तीन तीन चैप्टर कवर करेंगे और कल से डे 1 डे 3 ऐसे चलेगा। मतलब कल से एक्चुअली पढ़ाई स्टार्ट होगी। आज बस एक चैप्टर बड़ी लंबा सा ही है, रूरल डेवलपमेंट, इंपोर्टेंट भी है ये तुम्हारा। अगर इसकी मार्किंग स्कीम तुम देखोगे तो तुम्हें मिलेगा चैप्टर 4 5 6, चैप्टर 4 5 6 एंड 7, ये चारों मिला के तुम्हें 20 मिलेगा। कितने मार्क्स की आएगा ये? 20 मार्क्स की। तो हमें यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अभी तो आज ये पढ़ा रहा हूँ, बाकी ये मैं कवर करूंगा कल के दिन में। बट यहाँ पे ध्यान देना, जितना क्वेश्चन बोल रहा हूँ उतना क्वेश्चन करके जाना, कि जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने ही वाला है। कुछ तो वैसे हम करते करते जो तुमको पता ही हो गया, एक्सटर्नलिटीज आना ही आना है, कुछ ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड हर साल हो रहे हैं, वो तो आना ही एग्जाम में। बट याद रखना, इकोनॉमिक्स में फालतू की चीजें लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाला। जैसे तुमने बीएसटी में ठीक है पॉइंट पकड़ लिया, बाकी जो मन में आया वो लिखते गए। बट इकोनॉमिक्स क्या है एक्चुअली में? ये डेफिनेशन चीज है। डेफिनेशन मतलब कोई ना कोई इकोनॉमिक्स इसको लिखा हुआ रहता है। अगर तुम उसको डिनाई करते हो, तुम अपनी लैंग्वेज में भरते हो, तो मार्क्स तुम्हें नहीं मिलेगा। यानी कुल मिलाकर तुम्हारे आंसर में वो की पॉइंट होना चाहिए जो कि एक्चुअल आंसर है, वो नहीं है तुम्हें मार्क्स नहीं मिलने वाला। अब बहुत टाइम पे ये सवाल आता होगा कि मान लो देखो कि की पॉइंट तो हमने लिख लिया, ठीक है, उसके बाद क्या है? अब कुछ चीजें ऐसे होते हैं ना कि तुम्हारा आंसर मान लो 6 मार्क्स का है, तुमने हेडिंग डाला, हेडिंग की जो रीजन डिफाइन करता है वो डेफिनेशन डाल देना। बाद में तुम वहां पे पिक्चर बनाओ, घर बनाओ, पहाड़ बनाओ, कुछ भी बनाओ, उसे इतना मतलब नहीं रहता। कि होना चाहिए। बहुत टाइम पे देखना कि जो टॉपर होते हैं उनकी आंसर है, आंसर शीट में यहाँ पे तुमको दिखा दूंगा। उस आंसर में क्या है ना कि बहुत ही छोटे छोटे लाइन लिखा होंगे, पूरा पेज ही नहीं भरा होगा, तुम भर के आओगे 22 पेज 23 पेज 24 पेज, ऐसे नहीं। जितना आंसर वही की पॉइंट उसमें है और उनको फुल मार्क्स मिल रखा है। तो जरूरी नहीं है कि राम कहानी लिख के आओ तुम्हें मार्क्स मिलेगा, ऐसे बिल्कुल जरूरी नहीं है। की आंसर होना चाहिए, चाहे तुम्हारा आंसर बड़ा हो या छोटा हो, अकॉर्डिंग टू आंसर, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, बस तुम्हें मिल गया फुल मार्क्स। ज्यादा मत लिखना कि हाँ मुझे इतना भर के आऊंगा, तो क्या भरोगे तुम? इकोनॉमिक्स जितना फैक्ट है वही तो फैक्ट है, एक्स्ट्रा भर नहीं सकते, एक्स्ट्रा भर में कोई फायदा नहीं। ठीक है, चलो बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट की। आज कल प्लानिंग डिस्कस करेंगे आगे 7-8 दिन में क्या क्या करने वाले हैं क्या नहीं। आज अभी ऐसे ही पढ़ लो चैप्टर रूरल डेवलपमेंट। देखो चैप्टर ये थोड़ा सा लंबा है और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज भर भर के दिया हुआ है। तो पहले लाइन को समझ लो, रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट एक्चुअली क्या क्यों पढ़ते हैं, वही सारी चीज मैं यहाँ पे लिखा हूँ, पहले मैं बोल देता हूँ सुन लो। रूरल डेवलपमेंट हमारा देश को डेवलप करने की एक ही नारा था कि पोवर्टी एलिवेशन, और सारे पोवर्टी जो पुअर है उसकी मैक्सिमम परसेंटेज कहां पे रहते हैं? रूरल एरिया में। इन्हें अगर हमें देखें तो वही लाइन यहाँ पे लिखा है कि रूरल डेवलपमेंट करने की जरूरी क्या है। 22% अंडर बीपीएल ये कहां रहते हैं? ये टोटल इंडिया की पॉपुलेशन की 22% गरीब है, उसमें से 2/3 कहां रहते हैं? रूरल एरिया में। यानी अगर टोटल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गरीबों को, तो उसमें 2 भाग कहां रहते हैं? गांव के एरिया में। तो डेवलप करनी पड़ेगी उनको, ये मेन रीजन हो गया। और हमारा जो एवरेज ग्रोथ रेट है किसकी, ये मैं यहाँ पे दिखाता हूं तुम लोग को। हम डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, कितने लोग डिपेंड है एग्रीकल्चर के ऊपर? शाबाश, 85% डिपेंड है हम किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर। कितना परसेंट है? 85। अब मुश्किल से ये देखोगे तुम, एग्रीकल्चर कौन सी एरिया में ज्यादा होता है, अर्बन या रूरल एरिया में? रूरल एरिया में। अगर तुम्हें उसी एग्रीकल्चर की ग्रोथ को बढ़ानी है तो रूरल एरिया को डेवलप करना पड़ेगा। तो ये हमारा जिस्ट है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ रेट हमारा एवरेज है वो कितनी परसेंट है? 3%। अगर हमें जो हमारा ग्रोथ स्टोरी है, अगर हमें थर्ड लेवल इकोनॉमी में पहुंचनी है, तो ये 3 नहीं, ये 5% की रेट में होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए रूरल को एरिया को डेवलप करना जरूरी है। ये इसका मैन है, ये तुमको पूछेगा नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर ये पूरा कहानी था। हम क्यों पढ़ेंगे, आ जाओ क्या क्या इंपॉर्टेंट है बात करेंगे। मीनिंग पहले समझ लो कि डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है। डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज फैक्टर विच आर इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। कौन सी एरिया का? रूरल एरिया का। यानी वो सारे फैक्टर को हम डेवलप करेंगे जो रूरल एरिया की क्वालिटी लाइफ को डेवलप करेगी। ठीक है, ये इसका क्या है? मीनिंग है। अब देख, रूरल एरिया में ऐसे कौन सी चीज को तुम डेवलप करोगे, क्या करोगे? वो जो सारे मैंने बोला ऑल दोज फैक्टर्स, वो फैक्टर को हमें मेनली 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, वो एक बार देख लो। कौन सी? क्रेट मार्केटिंग, दूसरा क्या हो गया? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तीसरा क्या हो गया? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये दोनों है। कौन सा? क्रेडिट और मार्केटिंग, यानी लोगों को
टाइम टू टाइम वहां पे गांव की मैक्सिमम लोग किसके ऊपर डिपेंड है, हमने भी डिसाइड किया, एग्रीकल्चर के ऊपर। और एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोइंग एंड हार्वेस्टिंग के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है। और तुम्हें उनको क्रेडिट प्रोवाइड करना पड़ेगा, और जो उनका हार्वेस्ट हुआ उसको प्रॉपर मार्केट में सही रेट में बेच के उनको पैसे दे दो, यानी उसके लिए ऐसा मार्केट बना दो, ये चाहिए। फिर उसके बाद उनके लिए ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ इनकम ढूंढो, यानी कोई अपनी खेती, कोई राइस उगा रहा है, कोई गेहूं उगा रहा है, कोई गन्ना उगा रहा है, तो उसको डाइवर्सिफाई करो, उसी में उसकी काम नहीं चलने वाला, तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर उसमें करना पड़ेगा। और लास्ट में आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आ गया प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको टिक मारना, एग्जाम में पूछेगा, 4-5 बार टिक मारो, प्रोसेस ऑफ। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि रूरल एरिया को डेवलप करना पड़ेगा। रूरल एरिया में कौन रहता है, हमारे तुम्हारे से इंसान ही रहता है, तो उनको डेवलप करेंगे। तो पहले प्रोसेस कैसे करेंगे, आ जाओ प्रोसेस में। नंबर 1 पे क्या आ गया, पहले देखो किसी एरिया को डेवलप करने का मतलब क्या है, उस एरिया की जो लोग हो ना, ह्यूमन रिसोर्स, उसको डेवलप करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट वही है, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करो। कैसे होंगे इंसान डेवलप, उनकी एजुकेशन और हेल्थ पे ध्यान दे दो। इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाना, ये ऐसे ही याद रखना पड़ेगा तुम लोग, ठीक है। उसके बाद उस एरिया में क्या डेवलप करना पड़ेगा तुम लोग को, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, सारे इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, क्रेडिट फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, रोड, ये सब बनाना पड़ेगा जो तुम्हारे पास अर्बन एरिया में है। और उनकी खेती के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो पुराना मेथड है उस मेथड में काम ना करा के उनको न्यू टेक्नोलॉजी बताओ, जिसकी वजह से उनकी हार्वेस्टिंग में इंप्रूवमेंट आएगी। डन। अब फिर आ जाओ, फिर उसके बाद सबका किसके ऊपर डिपेंड है, अपनी लैंड के ऊपर। तो लैंड जो रिफॉर्म हुआ था उसकी इंपैक्ट उनको बताओ, क्या क्या। जो मिडिलमैन जमींदार होते हैं उनको हटाओ, उनको लाओ डायरेक्ट गवर्नमेंट की कॉन्ट्रैक्ट में, और इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी, उनकी प्रोडक्शन बढ़ाओ। उसके बाद सबसे बड़ा चीज, तुमने उनको डेवलप करा, वहां की इंफ्रा डेवलप करा दी, लैंड रिफॉर्म करा दी, फिर आ जाओ गरीबी भी दूर करना तुम्हारा काम है। गरीब कैसे दूर करोगे, अब आ जाओ कैसे दूर होगा गरीब, ये वो वाला कहानी यहाँ पे मत छाप देना, बहुत टाइम पे होता है, तुम्हें सिमिलर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, बट कहीं कहीं जिसकी देखो ये जो पॉवर्टी है, ये रूरल डेवलपमेंट की पॉवर्टी के बारे में पूछा है, ठीक है। ये कैसे हटेगा, बाय प्रोडक्टिव रिसोर्स, यानी उनके लिए जो खेती कर रहा कुछ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम उनके लिए करो। क्या आता है वो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम, मल्टी क्रॉप होता है, डाइवर्सिफिकेशन, इसका मतलब क्या हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सब इनकी ऑल्टरनेटिव यहाँ पे तुमको देना पड़ेगा, तब जाके इनकी प्रोडक्टिव रिसोर्स बढ़ जाएंगे। इसको एक बार दिमाग में गुनगुना लो, याद हो जाएगा फटाफट से। पहले क्या किसको डेवलप करेंगे, ऐसे ही याद हो जाएगा, इंसानों को, ह्यूमन रिसोर्स को। कैसे डेवलप होगा ह्यूमन रिसोर्स, एजुकेशन एंड हेल्थ से। सेकंड क्या है बताओ, इंफ्रा। इंफ्रा में क्या आ जाएगा, सारे रोड फोड ये सब बनानी है उनके लिए, यानी सारे इंफ्रा जैसे रूरल एरिया, अर्बन एरिया में वैसे वहां पे डेवलप करनी पड़ेगी। तीसरा लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म में क्या है भाई, मिडिलमैन को हटानी है और लैंड को उपजाऊ बनानी है, ताकि प्रोडक्टिविटी और बढ़े, नया टेक्निक लेके आनी है। फिर चौथा पॉवर्टी हटानी है। पॉवर्टी कैसे हटाओगे, नेक्स्ट आंसर उसका वही है कि उनके पास रिसोर्स अलग अलग सी बना दो, खाली खेतीबाड़ी नहीं करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री करेंगे, मल्टी क्रॉपिंग करेंगे, जो भी करना है, ठीक है। ये इसका प्रोसेस हो गया, इसको एक बार याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, टिक मार दो, प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट हो गया। हाँ, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज में वही है, डाइवर्सिफिकेशन कर दे। अब उसको पढ़ेंगे दोबारा फिर, कि वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ेंगे इसमें दोबारा। हो गया जी, आगे बढ़े, चलो। और फिर हम बात करते हैं किसकी, रूरल क्रेडिट की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, रूरल क्रेडिट। इसको भी 4-5 बार टिक मारो। प्रोसेस इंपॉर्टेंट बताया मैंने इस चैप्टर में, और अभी बता रहा हूं रूरल क्रेडिट ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, तो टिक मारो, मार दे टिक। चलो अब पहले ये समझो कि रूरल क्रेडिट, उधार, इनको क्यों चाहिए, रूरल क्रेडिट जो उधार इनको चाहिए क्यों, हो गया, इनको क्यों चाहिए उधार। सबसे बड़ा जो लॉन्ग गैप बिटवीन क्रॉप सोइंग एंड रियलाइजेशन, मतलब बेच के पैसा कमाने तक, यानी सोइंग हार्वेस्टिंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को कवर करने के लिए इनको क्या चाहिए, क्रेडिट चाहिए, उधार चाहिए। किसको, रूरल पीपल को। ये इसकी मेन रीजन है। लेते हैं किससे,
दो सोर्सेस है इसका, नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल। पहले बात, नॉन इंस्टीट्यूशनल का मतलब क्या है, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, ये खुद अपने आप कंट्रोल करते हैं। आप इसको कौन सी नंबर 1 आ गया। देखो ये तीनों को मैं अलग से लिखा है क्योंकि तीनों का फीचर पूछेगा तो एक ही है। क्या क्या है, मनी लेंडर, ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट एंड रीच लैंडलॉर्ड। इन सबका जो मेन तीनों का एक ही फीचर है, ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में तुम्हें पैसा उधार देंगे और तुम्हें कोई अकाउंट सही से नहीं बताएंगे, सबकी सब गोलमाल करके दिखाएंगे, जिसको बोलते हैं हम अकाउंट मैनिपुलेशन। ठीक है जी। फिर उसके बाद आ जाओ, ये हो गया थोड़ा सा रिलेटिव्स। ये क्या करते हैं, ये कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते बट उनको पैसा वापस तो करनी पड़ती है। ठीक है जी। तो ये क्या आ गया, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। यानी कुल मिला के इस सोर्सेस से जो फार्मर है, जो मार्जिनल पुअर फार्मर है, वो सबकी सब यहाँ पे लूटे, एक्सप्लॉइट हुए। ठीक है, इसलिए कौन आएगा, इसलिए आएगा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, जो कि फुल्ली गवर्नमेंट की कंट्रोल में आओ। ठीक है जी। नंबर वन लिखो यहाँ पे, क्या नाम है इसका, कोऑपरेटिव क्रेडिट। कोऑपरेटिव क्रेडिट क्या है, ये देखो इन सब की जो फीचर्स है कहीं ना कहीं सेम है बट सब अलग अलग, कैसे मैं भी बता रहा हूं। सबकी सेम फीचर क्या है, यहाँ पे इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम होगा, यानी मैक्सिमम 6% तक हो सकता है। और उसके बाद देखना, ये लोग प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। अकाउंट मैनिपुलेशन की बात तो है ही नहीं, प्रॉपर अकाउंट यहाँ पे मेंटेन होता है क्योंकि गवर्नमेंट इसको ध्यान देता है। अभी खुद का फीचर समझो। कोऑपरेटिव क्रेडिट ये क्या करेगा, उधार तो देगा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, साथ में गाइडलाइन भी प्रोवाइड करेगा कि पैसा लेके तो जा रहे हो, कहां खर्चा कैसे। एलडीबी, लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये क्या करेगा, ये जमीन, जिस जमीन में खेती हो रही है ना, उसको रिनोवेट करने के लिए, उसको उपजाऊ बनाने के लिए या नया जमीन खरीदने के लिए ये लोन देगा। ये खाली जमीन के रिलेटेड लोन देगा। कमर्शियल बैंक ये लोन देगा, साथ में इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स हैबिट भी बढ़ाएगा। आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, जिस एरिया में कमर्शियल बैंक कोऑपरेटिव कोई भी नहीं जाएगा, ये उस एरिया में अपनी बैंक वाला काम दिखाएगा, रिमोट एरिया में, देहाती एरिया में नहीं आती। गवर्नमेंट हमेशा लोन नहीं देता है, नेशनल इमरजेंसी हो गई तब जाके गवर्नमेंट लोन देगा, जिसको बोलते हैं हम तकावी। नोट कर लो क्या बोलते हैं इसको, तकावी। और उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 6% होता है सालाना, एनुअली। हो गया। उसके बाद ये दोनों इंपोर्टेंट है, इसको मैं अलग से नोट में डाल के रखा है, नाबार्ड और ये एस है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएच, ये बस जी हो गया था गलती से, सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये। हो गया, नाबार्ड और सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में अलग से लिखा है, वो पढ़ाऊंगा, अब यहाँ पे लिखे। ठीक है, ये देखो इसकी फीचर्स तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, ये उसकी फीचर के हिसाब से ही नाम पड़ा हुआ है। कोऑपरेटिव इन्हें सबको लेके चलेगा। लैंड डेवलपमेंट जमीन की रेटिंग लोन देगा। कमर्शियल बैंक क्या करता है, सेविंग्स अकाउंट खुलवाएगा, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट हैबिट बढ़ाएगा। आरआरबी कौन से एरिया में जाएगा, रीजनल रूरल एरिया में, जहां पे कोई नहीं जाता। गवर्नमेंट को तो पता हो गया क्यों देगा, अब इसके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या इसके नाबार्ड और सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, इनके बारे में अभी पढ़ेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नोट में डालो फटाफट से, जिसके बारे में पूछते हैं 3-3 मार्क्स का या 4-4 मार्क्स का, तो उसी के बारे में मैंने नोट डाल दिया, वो नोट को फटाफट से पढ़ के जाएंगे। डन। तो पहला नोट के बारे में यहाँ पे ध्यान दे दो, पहला नोट के बारे में यहाँ पे ध्यान दो, मैं क्लास के बाद बात करता हूँ, अभी क्लास में। हो गया। अब देखो यहाँ पे नोट 1 पे आ जाओ। जो हमने बात करी थी ना, कमर्शियल बैंक हमने खोला था उनके लिए, किसके लिए, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस में। कमर्शियल बैंक कितने थे, 1969 में हमने 14 बैंक को नेशनलाइज करा गया। कितने बैंक को, 14 बैंक को। टोटल कितना बैंक हुआ था, 20 हुआ था, बट एक साथ में नहीं हुआ था, याद रखना। 1969 में पहले हुआ था 14, बाद में 1980 में कितना हुआ, 6 बैंक और। ठीक है, ये जो बैंक है ना, यहाँ पे ये मैक्सिमम शेयर होल्डिंग करते हैं, वो छोड़ो, वो नहीं पूछेगा किसको क्या करना, बस इतना याद रखना, डेट याद रखो। 14 बैंक नेशनलाइज पहले हुए थे, बाद में 6 बैंक हुए थे, टोटल 20 बैंक हुए थे नेशनलाइज। डन, पहला नोट कंप्लीट, दिमाग में डाल दो। ये मैं नोट वैसे भेज दूंगा, बाकी तुम अपने हिसाब से याद करना तो कर लो।
आ जाओ नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में दो चार लाइनें। नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट हो गया। ये नाबार्ड की फुल फॉर्म है। दिमाग में एक बार डाल दो, फटाफट से घुसा लो कि क्या बोला मैंने। एन ए फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये नाबार्ड, अब आगे देखो ये करता है क्या है, फंक्शन से इसका हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ क्रेडिट। जितना सारे तुम्हारा इंस्टीट्यूशनल है सोर्सेस, उनको ये फाइनेंशियली असिस्ट करता है ताकि वो फिर तुम्हें फर्दर लोन दे पाए, यानी नॉर्मल लोगों को लोन दे पाए। प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्ट टू बोथ फार्म एंड नॉन फार्म एक्टिविटी, चाहे वो कल्टीवेशन हो, चाहे नॉन फार्म एक्टिविटी हो, तुम्हारा क्या नाम है इसका, फार्मिंग वगैरह, डेयरी वगैरह, ये सबको लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। नाबार्ड आया 1982 में, कर दिया 82 में, 12 जुलाई को आया था, बट डेट पूछता नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया था, बट पूछ लिया तो बता दिया, लिख लो। हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाओ सेल्फ हेल्प ग्रुप में। सेल्फ हेल्प ग्रुप में आ जाओ, ये लिखो यहाँ पे, ये पूछता है क्या, ठीक है, ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो फाइनेंस। छोटे मोटे फाइनेंस करता है, कितना छोटे, ध्यान दोगे तो किसको ये टारगेट करता है, रूरल पुअर को टारगेट करता है, उन्हीं को लोन देता है। और यहाँ पे याद रखना, उसमें से रूरल पुअर में से कौन, यानी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, बहुत ही छोटे, हाँ आधे बीघे जमीन होगा, इस टाइप की जमीन नहीं होगा, लैंडलेस है, तो इसी को ये हेल्प करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो फंड प्रोवाइड करता है उसका नाम देख, CISF, ये तुम्हारा काम है। इसको CISF क्या है, बुक में कहा है, ढूंढ के इसका फुल फॉर्म लिखना। लिख दिया, वेरी गुड, बताना मत, बाकी जिस दिन नहीं लिखा वो खुद ढूंढने तो याद हो जाएगा। हो गया जी। अब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक बढ़िया सा क्या नाम है इसका, वो एग्जाम्पल है तनवा तमिल, इसका भी कोई नहीं पता है इसको, तो 1980 में ये हमने इंट्रोड्यूस करी थी, ये बड़ा कामयाब रहा था। यानी ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो माइक्रो फाइनेंस ग्रुप खोल के हमने वहां की जो वुमेन है, तो उसमें क्या करा, उनको हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, किसके बारे में, एग्रीकल्चर की टेक्निक्स प्रोवाइड करा, उनको स्किल सिखाया कि जो मॉडर्न टेक्निक के हिसाब से एग्रीकल्चर कैसे हो, ठीक है। तो उन्होंने वो डेवलप करी थी। और एक एग्जांपल तुम्हारे केस स्टडी में भी बहुत बार आता है, वो लिज्जत पापड़ वाला, पापड़, हाँ जो खाते हो ना पापड़, लिज्जत पापड़ वाला 700 करोड़ की बिजनेस है उसका, ये कुछ, हाँ। और एक नोट ऐसे पढ़ लो, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत ये पूछता, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इनकी तरह, बस इसको याद रख लो वैसे। चलो जनधन योजना के बारे में बात करो। जनधन योजना एक्चुअली में क्या है, अकाउंट खुलवाएगा, जनधन योजना प्रधानमंत्री PM जनधन योजना 1 to 2 लाख एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ये प्रोवाइड करेगा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कितना ये देता है, यहाँ पे 10,000 तक प्रोवाइड करता है। साथ में ओल्ड एज पेंशन भी ये प्रोवाइड करेगा। डेट इसका देख लो, ये कब आया था, 28 अगस्त 2014 में। अपनी PM मोदी जी जब आए तब इसको इंट्रोड्यूस कर दिए थे, प्रधानमंत्री जनधन योजना। 14 में इलेक्शन जीते तब कर दिया उन्होंने ये। हो गया जी। नहीं नहीं, जितना स्कीम तुम्हारा बुक में है बस उतना स्कीम बताऊंगा, उतना ही पढ़ के जाना, फालतू की स्कीम याद नहीं रखनी, ये GS नहीं है। इकोनॉमिक्स में जरूरी है ना क्या नहीं पढ़ना, जरूरी है नहीं कि क्या इंपोर्टेंट है पढ़ के जाओ, क्या नहीं पढ़ना, कितना इग्नोर करनी है वो इग्नोर करते जाओ, सारे के दिमाग में मत घुसाना। हो गया जी। लिख लिया, अरे आगे बढ़े। हो गया, नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के बारे में। ये जो इसकी डेफिनेशन है ना, एक एक वर्ड किसके बाद कौन, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तुम्हें मैक्सिमम रीजन और एसेशन में ये पूछा गया है, पूछेगा कि कौन। थोड़ा सा एक हमने क्वेश्चन भी करी थी प्रीवियस ईयर, जो सैंपल पेपर उतने क्रैक किए थे, तो वहां पे असेंबल थोड़ा सा बाद में हो गया था, इसके लिए वो लाइन गलत हो गया पूरा। जिसके बाद जो वर्ड है वो उसके बाद थोड़ा सा एक बार ध्यान दे दो यार, याद कर लो, ये क्वेश्चन आएगा।
असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद पैकिंग, उसके बाद ग्रेडिंग, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन। जिसके बाद जो है उसके ऐसे ही रखना। ये सेंटेंस थोड़ा सा लाइन चेंज करेगा और रीजन में डाल देगा, थोड़ा सा लाइन चेंज करेगा स्टेटमेंट में डाल देगा, और तुम्हें पूछेगा गलत है कि सही है, तुम्हें आंसर बताना है। जिसके बाद जो है तुम्हें वैसे ही वैसे बिल्कुल याद करनी पड़ेगी। ठीक है जी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स क्या क्या थे। गवर्नमेंट ने उनके लिए तो बहुत कुछ किया कि हाँ लैंड डेवलपमेंट बैंक को क्रेडिट फेड सब प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद इसमें प्रॉब्लम कौन सी आया? प्रॉब्लम आया देखो यहाँ पे, मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर। जो बड़े बड़े ट्रेडर है, छोटे ट्रेडर को सामने आने ही मत दिए और उनको कुछ बताया नहीं, अंधेरे में रखे। लैक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन, पता नहीं वो पार्टिसिपेट करते नहीं है तो कहाँ पे उनको मार्केट की इन्फॉर्मेशन मिलेगा? क्या होता है मार्केट की इन्फॉर्मेशन? कौन सी सामान कितने प्राइस में मार्केट में बेचनी है, कब बेचनी है, डिमांड कब बढ़ेगा, प्राइस कितनी है, कुछ नहीं पता उनको। लैक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन। लैक ऑफ स्टोर, बेचारों के पास स्टोर ही नहीं है। मान ले कोई सामान की रेट फ्यूचर में बढ़ने वाली है तो अभी तो अपने पास रखेंगे ना, जब बढ़ेगा तब बेचेंगे, बट रखने के लिए जगह नहीं है, उनको मजबूरन बेचना ही पड़ता। तो ये 3 प्रॉब्लम आ गया, मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर, फिर क्या है लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, फिर लैक ऑफ क्या हो गया स्टोर। डन, ये सब प्रॉब्लम आ गई। फिर आ जाओ इसकी मेजर्स। तो गवर्नमेंट को समझ में आना चाहिए इनके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो गवर्नमेंट इसकी मेजर्स क्या क्या लिया, क्या क्या देखो। नंबर 1 पे आ जाओ, गवर्नमेंट ने क्या खोला यहाँ पे, रेगुलेटेड मार्केट। इसका मतलब देखो ये जो मार्केट के अंदर रेगुलेटेड मार्केट ना, इसको टिक मार दो एक बार, ये 3 मार्क का क्वेश्चन पूछता है। अब लिखोगे क्या, एक लाइन थोड़ी लिख के आओगे, मैं बोल रहा हूं सुन लो, उसी के ऊपर वाला पॉइंट से कहां से क्या कॉपी करना, ये इंपॉर्टेंट मार्क। रेगुलेटेड मार्केट लिख लिया, ये वाला पहला वाला पॉइंट लिख, रेगुलेटेड मार्केट हो गया जी। इसका मतलब पहले समझो, ऊपर वाला जो प्रॉब्लम आया था ना, उसी को सॉल्व करने के लिए खोला गया, गवर्नमेंट ने मेजर लिया। तो इस मार्केट से फायदा क्या होता है, बोला एक ट्रांसपेरेंसी मार्केट आएगा, मतलब सीधा फार्मर टू कंज्यूमर, फार्मर टू कंज्यूमर, बीच में कोई मिडिलमैन नहीं। तो यहाँ पे तुम इंपोर्टेंट पॉइंट क्या लिखोगे, जो ऊपर वाला तीनों के तीनों प्रॉब्लम थे वही इसकी इंपोर्टेंट पॉइंट। फायदा क्या होगा, ऊपर देखो मिडिलमैन जो बिग ट्रेडर है वो हट जाएंगे। दूसरा, मार्केट के बारे में इनको इंफॉर्मेशन सही से मिल जाएगी। तीसरा, इनके पास स्टोर फैसिलिटी होगा, यहां नहीं तो वहां गवर्नमेंट उनको स्टोर करवाएगा। डन। चलो अब यहां पे आ जाओ, इंफ्रा में क्या बनाओगे, क्या प्रॉब्लम थी उनके पास, स्टोर करने की सबसे बड़ा प्रॉब्लम थी, तो उनके लिए क्या बनानी है, कोल्ड स्टोरेज और गोडाउन वेयर हाउस। ठीक, उसके बाद कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला एक ये और ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग, टिक मार इसके, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, इसलिए इसके 4 पॉइंट मैंने दे दिए, 4 मार्क में पूछेगा। कोऑपरेटिव मार्केटिंग किसके लिए होता है, पहले ये बताओ। ये होता है पुअर फार्मर के लिए, मार्जिनल फार्मर के लिए, क्योंकि उनके पास सामान ही इतनी कम है, वो किसी को बेचने के लिए लेके जाएंगे तो उनको अच्छी प्राइस मिलेगा नहीं। तो उसी के लिए क्या हुआ, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, मिलके मार्केटिंग, मार्केटिंग टुगेदरनेस वाला। क्या होगा वो मैं तुमको बताता हूं, सुनना, इसकी फायदा क्या क्या मिलेगा, क्या लिख के आओगे। नंबर 1 क्या लिखा है यहाँ पे, इंप्रूव बार्गेनिंग पावर, यानी अच्छी प्राइस में तुम अपने सामान को बेच पाओगे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ही फार्मर था, नाम था इसका ए, इसके पास 10 किलो गेहूं है, कितनी है 10 किलो, ये कहीं लेके जाएगा, एक तो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा होगा, 10 किलो को कौन लेके जाएगा, ठीक है, कोई और ज्यादा अमाउंट होता तो कोई बॉल क्वार्टर में बेचता, तो कोई फायदा नहीं है। मान लो ऐसे 10 किलो वाले हमने 4-5 और मिला लिए या 10 मिला लिए, तो कितना हो गया हमारे पास, 100 हो गया, यानी 1 क्विंटल हो गया। तो 1 क्विंटल तुम लेके जाओ, किसी को बेच सकते हो, ऑफर कर सकते हो, मैं माल नहीं छोड़ रहा, क्यों, 1 क्विंटल मेरे पास है, ठीक है भाई, इतना पैसा बार्गेनिंग कर पाएगा। और उसके बाद क्या इमीडिएटली क्या रिक्वायरमेंट इनका पूरा होगा, क्योंकि इमीडिएटली बिक जाएगा, तुम बॉल क्वार्टर में बेच रहे हो तो किसी को। स्टोर साथ में मिलकर स्टोर करोगे, जो रेंटल वैल्यू डिवाइड हो जाएगी आपस में। ट्रांसफर फैसिलिटी, ट्रांसफर फैसिलिटी का मतलब क्या है, तुम अकेला 10 किलो ट्रांसफर करते जितना पैसा लगता, अब तुम 1 क्विंटल लेके जाओगे उतना ही पैसा लगेगा, बल्कि डिवाइड हो जाएगा सब में, कम पैसे में सब लगेगा। तो ये चीज है, तो ये सारे चीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी इसके अंदर लिखने के लिए, क्या क्या फायदा होगा, बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग। हो गया जी। चलो अब बात करते हैं फिर गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी लेके आया, और इसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी देखो यहाँ पे,
ये 3 पॉलिसी है। एमएसपी, एमएसपी क्या है रे बाबू? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। इसको बोलते हैं प्राइस फ्लोर। क्या बोलते हैं इसको? प्राइस फ्लोर। एमएसपी को बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस और इसको बोलते हैं प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर, हाँ जी, प्राइस फ्लोर हो गया। अब और क्या देगा? देखो यहाँ पे एमएसपी में अगर तुमको खाली एमएसपी पूछा, मैंने बोला था तुम लोग को ये इसमें ग्राफ बना के आना। कैसे वाला ग्राफ याद है सबको? एमएसपी वाला। एमएसपी जनरली मार्केट प्राइस से ऊपर तय होता है। यानी मार्केट प्राइस कैसे? ये डिमांड होती है, ये सप्लाई होता है, ये तुम्हारा प्राइस, ये तुम्हारा क्वांटिटी, ये तुम्हारा प्राइस, ये तुम्हारा क्वांटिटी। डन। अब यहाँ पे देखना, तो ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई, इससे ऊपर डिसाइड होगा। ये है तुम्हारा एमएसपी, ये है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसके ऊपर होता है। ठीक है, ये ग्राफ बना के साइड में इंप्लीकेशन लिखे भी आना पड़ेगा अगर ये अकेला पूछा तो। अदरवाइज गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसी था? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बफर स्टॉक। इस प्राइस में देखो रूल क्या बोलता है, अगर ये 10 था ये 15 हो गया, यानी प्राइस बढ़ गया। प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होती कि ज्यादा होती है? डिमांड कम होती है, तो लोग तो लेंगे नहीं, तो इस प्राइस में लेगा कौन? गवर्नमेंट खुद लेगा, अपने पास बफर स्टॉक करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट वही आएगा, बफर स्टॉक अपने पास करेगा। इस स्टॉक को यूज कब करेगा? मार्केट में तो बेच नहीं सकता क्योंकि मार्केट में 10 में मिल रहा है। ये कब करेगा यूज? जिस टाइम पे जिस टाइम पे मार्केट शॉर्टेज होगा, ये नेशनल इमरजेंसी, ये एक्सपोर्ट करके पैसा कमाएगा। और उसके बाद पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। ये क्या होती है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। यानी यहां पे ये एक राशन की दुकान है जो गवर्नमेंट ने खोला है, पुअर, बीपीएल, उन्हीं को राशन बांटने के लिए एट ए बहुत ही कम पैसा, यानी शायद 2 रुपए में गेहूं यहां पे मिल जाती है। हो गया जी, ये पीडीएस सिस्टम, ये गवर्नमेंट का स्टेप है। क्या क्या हुआ? एमएसपी, बफर स्टॉक, पीडीएस सिस्टम। डन, ये गवर्नमेंट पॉलिसी में आएगा। आगे चलो, नोट। इसमें क्या खास नोट है? यानी यहाँ पे देखना, गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया उसके अलावा और कौन सी मार्केट। देखो खाली गवर्नमेंट अकेला काम करने पे काम नहीं बनता, थोड़ा सा ना यहाँ पे पीपीपी का कॉम्बिनेशन है। पीपीपी क्या होता है? प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। ठीक है, अब सुनना, अदर क्या चैनल यहाँ पे खोला गया, बहुत सारे ऐसे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक एमसीक्यू पूरा मतलब 4-5 साल में ही आया है। अपनी मंडी कहाँ पे? ये देखो, अपनी मंडी, अपनी, ये पक्का नॉर्थ इंडियन साइड में होगा। अपनी मतलब कौन सी हिंदी बोलते हैं? अपनी मतलब हिंदी वर्ड है, तो नॉर्थ इंडिया की साइड में होगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, अपनी मंडी ये यहाँ पे खोला गया, नॉर्थ साइड में। ये हद से पार, मैं इसको बोलता हूँ बट हद से पार है वो। तो ये मंडी, ये कौन सी साइड में? ये कौन सी वार्ड है? ये मराठी वार्ड। तो ये कहाँ मिलेगा तुम्हें? महाराष्ट्र, पुणे में मिलेगा। ठीक है, इसमें और दो है, वो इतना इंपोर्टेंट नहीं है, बट वो और बाकी जो बच जाएंगे ना, वो उजवार सांडी, वो तुम्हारा कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में। वो साउथ में। बाकी नॉर्थ वाला दो मैंने बताया तुम लोग, ये भी तो साउथ में ही है, बट फिर भी इंपोर्टेंट है। उसके अलावा और क्या क्या आ गया? एमएनसी, जो मल्टीनेशनल कंपनी है ना, वो क्या करते हैं? एफएमसीजी कंपनी है, वो पहले जो तुम्हारा फार्मर है उनको सीड्स देंगे, बीज देंगे, बोला हमसे बीज लेके वो पैसा ले लो। उसमें तुम्हारा जो भी इनपुट्स है, पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर है, वो उसकी भी पैसा हमसे लो। ठीक है, और तुमसे माल भी हम खरीदेंगे। यानी पहले से इनकी प्रोग्राम फिर से फिक्स हो गया, यानी जीरो रिस्क। किसके लिए? फार्मर के लिए। पैसा भी वही देंगे काम करने के लिए, हार्वेस्ट हो गया उन्हीं को ही बेचेंगे। तो इसका इनको बस अपनी अपनी काम करने की पैसा इनका फिक्स ही मिल गया पहले से, तो ये भी प्रोग्राम इन्होंने फिक्स कर दिया, ये नोट में डाल। ठीक है जी, तो ये सारे अदर मार्केटिंग चैनल जो गवर्नमेंट में खुला, उसके अलावा लास्ट पेज। अभी आ जाओ नॉन फार्म एक्टिविटी। ये मैंने बीच में क्या स्किप किया जो हमें इंपोर्टेंट नहीं है? फिर बोलेगा कि टोटल जो रूरल एरिया की एक्टिविटी में मल्टी क्रॉप वाला, ये वाला तो इतना नहीं पूछता, वो ये पूछेगा कि नॉन फार्म एक्टिविटी कौन सा होता है। तो इसी को मैंने यहाँ पे नोट में डाला, वो बीच में स्किप कर दिया, वो पढ़ना भी नहीं है। लिख, तो नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे ध्यान दो। एनिमल हस्बेंड्री, क्या यहाँ पे नॉन फार्म एरिया में पहले क्या आ गया? एनिमल हस्बेंड्री। इसमें क्या लिखनी? इसमें लिखना यहाँ पे सबसे जो ज्यादा प्रोडक्शन हमारा होता है एनिमल हस्बेंड्री में, क्या है वो है पोल्ट्री। पोल्ट्री मतलब क्या? मुर्गे एंड इसके अंडे, सॉरी मुर्गे मुर्गा दोनों साथ में, अरे दोनों है।
कितना परसेंट है? 61% प्रोडक्शन होता है, बट ये लार्जेस्ट प्रोडक्शन नहीं करता पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में। ये लिखा है मैंने, हाँ, ये थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। पहला कौन है? चाइना, सेकंड कौन है? यूएस, हम थर्ड पे हैं। और यहां पे डाल दो सिल्वर रेवोल्यूशन फॉर अंडे 1969। सिल्वर रेवोल्यूशन अंडे के लिए हुआ था, एग प्रोडक्शन के लिए 1969 में। हो गया जी। चलो कुछ पॉइंट तुम्हें ऐसे ही याद रखनी पड़ेगी, एक्चुअली फिगर की तरह तभी लिखो। हो गया। तो पहले एनिमल हस्बेंड्री में कौन सी रेवोल्यूशन आया? सिल्वर रेवोल्यूशन। किसके लिए रे? अंडे के लिए। कौन सी ईयर में? 1969 में। डन। आगे तो इंडिया कौन सी नंबर पे? पोल्ट्री में थर्ड। पहला कौन है? सेकंड कौन है? यूएस है। ठीक है। डेयरी, अब आ जाओ सेकंड कौन सी फॉर्म है? डेयरी में। डेयरी में देखो क्या क्या है? ऑपरेशन स्वॉर्ड यानी व्हाइट रेवोल्यूशन भी यही है। ठीक है। स्टार्ट कहां से हुआ था? तुम्हारा कंट्री, स्टेट कौन सी? गुजरात। ठीक है। 1970 में एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसी के तहत। ठीक है। अब पता है इनकी जो फादर कौन है? ये चेयरमैन थे एनडीडीबी, मतलब वो अमूल वाला कंपनी की। नाम देखो, डॉक्टर वर्गीस कुरेन। वर्गीस कुरेन। हो गया। क्या फर्क पड़ता है छोटू? कोई किसी का भाई नहीं, अपने ऊपर फोकस करो। चाइना सबसे बढ़िया है, प्रैक्टिकलिटी ज्यादा है, कोई बेहतर नहीं किसी चीज में। नेक्स्ट, फिशरी। लिखो फिशरी, बात करेंगे बाद में। लिखो फिशरी। फिशरी में यहां पे क्या है? लिखो, ज्यादा नहीं सुनता ये क्या लिखा है यहाँ पे? फिशरी। देखो फिशरी में क्या है सबसे देखो, जिस एरिया में जहां पे वुमेन आ गया ना, वहां पे देखना वो टॉपिक अपने आप इंपोर्टेंट है। मुंह बंद रख। पार्टिसिपेशन इनकी ज्यादा है फिशरी में। कैसे? 60% एक्सपोर्ट मार्केटिंग में, एक्सटर्नल मार्केटिंग में, बाहर कंट्री में, और 40% क्या है यहाँ पे? इंपोर्ट में लिख दिया गलती से, ये इंटरनल मार्केटिंग है, सॉरी, ये इंटरनल मार्केटिंग में देश के अंदर है 40%। ठीक है। चलो आगे। जीडीपी में कितना परसेंट? ये 0.9%, ज्यादा कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है। कितना? 0.9% है ये। इसमें क्या हुआ? ब्लू रेवोल्यूशन। ये एक मतलब एक कोई सिंगल पर्टिकुलर ईयर में नहीं, 1985 से लेकर 19 तक, यानी ये एक 7th 5 प्लान में इसको दिया गया। ये जो इनकी मानते हैं कि फादर तो नहीं कह सकते, बट स्टार्ट कौन किए थे? हरिलाल, सॉरी, हीरालाल पूरा नाम है चतुर्वेदी। हाँ, चौधरी लिखा है, पक्का चतुर्वेदी लिखा है। चलो आगे लिखो। थर्ड पे आ जाओ। हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या आ गया तुम्हारा? हाँ, वेजिटेबल्स, फूल पत्ते, मेडिसिनल प्लांट सारे, हॉर्टिकल्चर। जीडीपी में कितना परसेंट है इसका? 6%। ये मोस्टली जो वुमेन है उनको ये काम प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट। इसमें कौन सी रिवोल्यूशन आ गया? गोल्डन रिवोल्यूशन 1991 टू 2003। पापा कौन है? निरपाक तुतीस। हो गया, निरपाक तुतीस। चलो हो गया। तो यहां पे हमने कितना रेवोल्यूशन पढ़ा? एक बार ऐसे याद कर लो। नंबर 1 सिल्वर रेवोल्यूशन, नंबर 2 व्हाइट रेवोल्यूशन, नंबर 3 ब्लू रेवोल्यूशन, नंबर 4 गोल्डन रेवोल्यूशन। डन। चलो ग्रीन रेवोल्यूशन इसके अंदर नहीं है, वो अलग टॉपिक है। ठीक है। चलो यहां पे आ जाओ। अब देखना, इसके एक क्वेश्चन हमने किया था पांडे, क्या वो, ये जो आईटी है ना, तो मैं यहाँ पे 3 चैप्टर में सेम सेम चीजें नहीं लिखना, याद रखना। आईटी तीनों चैप्टर में कौन सी आईटी इंपोर्टेंट है, वो बोला गया कि एक तुम्हारा क्या नाम है इसका, जो आउटसोर्सिंग में एक आईटी है, इंडिया आईटी सोर्स की हब है। एक वो वाला आईटी, दूसरे वाला आईटी है कहां पे? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में चाहिए आईटी, और एक ये है यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट में आईटी। ठीक है। अब सुनना, तीनों के आंसर यहाँ पे अलग अलग हम कैसे कैसे काम करते हैं। नंबर 1, ये जो यहाँ पे आईटी है, ये किसके लिए? ये रूरल डेवलपमेंट की आईटी है, यानी रूरल डेवलपमेंट के बारे में ये आईटी काम करेगा, उसके बारे में लिखना। यहाँ पे आंसर क्या है?
ये फूड इनसिक्योरिटी कहां पे हुआ, इसकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा, कहां पे, कौन सी एरिया में। मैं एक समझाता हूँ। फूड सिक्योरिटी का मतलब, इनसिक्योरिटी का मतलब क्या है, कौन सी एरिया में फूड कौन सी चाहिए, और जब फूड तुम्हारे यहाँ पे अभी अभी हार्वेस्ट हो रहा है, क्या तुम सोइंग कर रहे हो, उसकी आने वाले दिन में क्या वेदर कंडीशन है, क्या इंपैक्ट रहेगा, उसके उसके बारे में सोचना। क्या क्या टूल्स, क्या क्या टेक्निक यहाँ पे यूज करोगे आप अपनी प्रोडक्शन को हार्वेस्ट करने के लिए या सोइंग करने के लिए, ये बहुत चीज यहाँ पे लिखना है। और ह्यूमन रिसोर्स में होगा तो हम ह्यूमन के लिए क्या चाहिए, डिमांड सप्लाई, ह्यूमन पढ़ेगा, यानी क्या नाम है इसका, इंटरनेट फैसिलिटी, वो ब्राउज वाला चीज है। अब आईटी वो हब वाला वो अलग चीज है। तीनों के आंसर अलग अलग है, तीनों चैप्टर में अलग अलग ध्यान देखना और ध्यान से पढ़ना ये कौन सी चैप्टर का क्वेश्चन है। सब आईटी आईटी देख के एक आंसर मत कर देना। चलो अभी हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इतना बस याद रखना ये क्या होता है। एग्री, देख ये हम रूरल डेवलपमेंट में पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से आंसर क्या, एग्रीकल्चर विदाउट पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, डन। बस इतना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। हम यहाँ पे एग्रीकल्चर तो करेंगे बट कोई केमिकल यूज नहीं करेंगे, ये केमिकल फ्री एग्रीकल्चर उसको बोलते हैं यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बस इतना याद रखना। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ गया, हाँ बस, तो करेंगे कैसे फिर एग्रीकल्चर, क्या बोल रहा है, बोले यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या, जस्ट उसका उल्टा, एग्रीकल्चर विथ, यानी केमिकल तो यूज करनी नहीं है तो कैसे करोगे, क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर एंड बायोलॉजिकल, यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल यूज करोगे क्योंकि केमिकल तुम्हें यूज नहीं करनी। ये हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का और क्या पूछेगा, इसकी बेनिफिट्स क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है। हाँ ये देखो, पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इकोनॉमिकल, फिर क्या है, इनकम यहाँ पे ज्यादा होगा अगर तुम्हें एक्सपोर्ट करना आता है तो। फिर क्या हुआ, हेल्दी फूड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, ये कम ही प्रोडक्शन होता है, ज्यादा नहीं होता इसमें, लेस पॉपुलर, अगर तुम एक्सपोर्ट करोगे तब जाके इनकम होगा, लोकल मार्केट में बेच नहीं पाओगे, कौन लेगा। लिमिटेड चॉइस, सारे क्रॉपिंग में नहीं करोगे, कुछ क्रॉपिंग में होगा, यानी यहाँ पे पैसा कम होने की चांसेस है। ये चैप्टर में इतना ही है बस। ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू, किसको ऐसा नहीं करना, मैंने बोला था ना मैं बोलूंगा नहीं कभी। हाँ